कि कितनी मासूम सी है ये ज़िंदगी हमारी कि हम शहरों में भी रहें और हमें गांव भी चाहिए। खुद बैठे रहें ऊंची ऊंची इमारतों में, पेड़ भी काटे और छांव भी चाहिए। जी हाँ दर्शकों, जिस तरीके से पेड़ पौधे और प्रकृति और मानव जाति का अटूट रिश्ता रहा है, पेड़ हमें जीवन दान देते रहे हैं। प्राचीन काल से ही पेड़ पौधे और प्रकृति मानव जीवन का आधार रहे हैं। मानव ने जो कुछ चाहा, प्रकृति ने वो सब कुछ दिया है। चाहे वो बात हो खान पान की, फल फूल की, औषधियों की, लकड़ी की, कपड़ों की और सबसे ज़रूरी चीज़ ऑक्सीजन, जो हमारे जीवन का आधार है। तो बदले में मनुष्य ने प्रकृति को क्या दिया है, सोचिएगा ज़रूर। नमस्कार, मैं अर्पिता माथुर, दूरदर्शन राजस्थान के इस बेहद ही खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं। और आज का हमारा विषय भी इसी से जुड़ा है, पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण। जी हां, आए दिन पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण को लेकर अभियान लगातार जारी रहता है। ऐसे में प्रकृति के प्रति मनुष्य की जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अगर प्रकृति और पेड़ पौधे हमारे आसपास रहेंगे, हरियाली हमारे आसपास रहेगी, तो हम सभी स्वस्थ रहेंगे। जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए वरदान छोड़ा है, हरियाली बना के गए हैं, पेड़ पौधे लगा के गए हैं, उसी तरीके से हमारा भी कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए पेड़ लगाएं और उन्हें भी इस लाभ का भागीदार बनाएं। ऐसे में महिलाएं और बढ़ चढ़कर भी हिस्सा लेती हैं। साथ ही छोटे छोटे बच्चों की अगर बात करें तो लगातार सरकार की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। स्कूली तौर पे अगर अपन देखें, संस्थाओं के रूप में अपन देखें, और साथ ही स्वयं सेवा जो समूह होते हैं, उन्होंने भी अपने स्तर पर पेड़ पौधे लगाने का अभियान जारी कर रखा है। ऐसे में महिलाएं भी इस पुनीत कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। और ऐसी ही एक पर्यावरण प्रेमी एक महिला हमारे साथ हमारे दूरदर्शन स्टूडियो में उपस्थित है। हम उनका स्वागत करते हैं। श्रीमती बलेश पटेल पोसवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बलेश, थैंक यू मैम जी, आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया मेरे मन के विचार जानने के लिए, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। जी, आपको बता दें बलेश दौसा से संबंध रखती हैं और भरतपुर में एक राजकीय शिक्षक के तौर पर वो कार्यरत हैं। साथ ही बलेश जो है कोरोना काल के बाद से ही लगातार पौधारोपण का कार्य कर रही हैं और अब तक उन्होंने लगभग 10,000 पौधारोपण किया है। स्कूली बच्चों को साथ लेकर वो उन्हें भी भागीदार इसमें बनाती हैं और अब उनका जो लक्ष्य है वो 11,000 पौधे लगाने का है। तो हम उनसे बात करते हैं। जी बलेश, क्या कुछ आपकी जो जर्नी रही है, जिस तरीके से आपने इसकी शुरुआत की है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हर काम को करने के पीछे एक कारण ज़रूर होता है, तो आपकी क्या प्रेरणा रही है, आपका वो फैक्टर क्या रहा है कि आपने उसी दिन सोच लिया कि हमें पर्यावरण प्रेमी बनना है? जी मैम, मैं आपको बताना चाहूँगी, बचपन में मुझे प्रेरणा मिली थी मेरे नाना जी से। जब मैं नाना जी को देखती थी पेड़ लगाते हुए, और जब हम नानी के घर जाते थे तो वहाँ पर एकदम एनवायरनमेंट जो होता था प्योर नेचुरल, उसको देखकर मुझे बहुत प्रेरणा मिली थी उनसे। दूसरा मैं बताना चाहूँगी, मैं इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट रही हूँ और मैंने वर्ड्सवर्थ की पोएम्स हैं नेचर के लिए, नेचर पर बेस्ड जो है वर्ड्सवर्थ की पोएम, उनको मैंने काफ़ी पढ़ा है, वो भी मेरे ऊपर काफ़ी इफेक्टेड है। और तीसरा मैं बताना चाहूँगी, मेरी आंखों के सामने अभी रिसेंटली मेरे फादर इन लॉ का रिटायरमेंट कार्यक्रम हुआ था। उसमें मेरी प्रिंसिपल मैम आई थी और वो उनके लिए गिफ्ट लेके आई थी और साथ में एक तोहफा लेके आई थी। उसमें था प्लांट, एक क्रिसमस का ट्री था इतना बड़ा, और उस ट्री को उन्होंने दिया तो मैंने काफ़ी उसकी हिफाजत करी थी, उसको संजोया। जैसे जैसे मैं उस प्लांट की मतलब डेली उसमें पानी डालती थी और उसकी केयर करती थी, तो मुझे उसके साथ मतलब जुड़ाव होने लग गया। मतलब और 2020 जो कोरोना का जो टाइम था, उस टाइम पर हम सब लोगों ने फेस कर लिया इस चीज़ को। जो पेंडेमिक जो सिचुएशन थी, उसमें हमने देखा है कि ऑक्सीजन भी बिकने लग गई थी और एक हद तक ऑक्सीजन भी कम पड़ गई थी, कई अस्पतालों में ऑक्सीजन भी नहीं थी। तो वहाँ पर जो कंडीशन हुई थी पेशेंट्स की, उस चीज़ ने भी मुझे एकदम से हिला दिया अंदर से। तो मैंने उस टाइम मास्क बनाना शुरू किया था और प्लांट्स लगाना शुरू किया, और उसके बाद डे बाय डे मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना मतलब ज़्यादा पौधे लगा पाऊँगी, और ये मेरा अभियान निरंतर जारी है। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन सराहनीय काम आप कर रही हैं। जिस तरीके से पर्यावरण के प्रति जो जागरूक कर रही हैं सभी को, एक बेहतरीन काम है।
लेकिन बलेश, बिना सरकारी किसी मदद के, बिना संस्था के साथ जुड़े हुए, स्वयं के स्तर पर आप इतना बेहतरीन कार्य कर रही हैं, तो क्या कुछ चुनौतियां आपकी रही है? किस तरीके से आपने कार्य उसको आगे बढ़ाया है? जी मैम, मैं बताना चाहूँगी कि जो काम हम नहीं करना चाहते हैं उसके लिए हम हजारों बहाने लगा देते हैं, और जिसमें हमें रुचि है उसके लिए हम कैसे भी करके उसके लिए प्रयास करेंगे और बहुत शिद्दत से उस काम को जुनून से करेंगे। तो मेरे को पर्यावरण में बहुत ज़्यादा रुचि है, प्लांट्स लगाने में बहुत रुचि है। तो मैंने संविधान के 7वें मूल कर्तव्य को लेकर, जैसे कि मैंने कहा कि मैं टीचर भी हूँ, शिक्षक हूँ पेशे से, बच्चों को पढ़ा रही थी, एसएस और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो मैं उनको एसएस मूल कर्तव्य पढ़ा रही थी। ये इत्तेफाक की बात होगी कि शायद ये मुझे पहले कभी समझ में नहीं आया होगा कि संविधान का 7वां मूल कर्तव्य क्या कहता है। संविधान का 7वां मूल कर्तव्य कहता है कि वन वनस्पति पर्यावरण का संरक्षण करो, उसका संवर्धन करो, जीव जंतुओं के प्रति दया रखो, नदियों की रक्षा करो, पानी को व्यर्थ ना बहाएं। तो ये चीज़ पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को मैं खुद भी मतलब इसको इतना सीख गई हूँ कि मैं एक देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मतलब मैं इसको अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा ही नहीं, ये हम सभी का कर्तव्य बनता है कि मैं जैसे अपना मैनेजमेंट करती हूँ कि हम जैसे हमारे लिए इतने शौक मौज करते हैं, हम हमारे लिए तो हम हर कोई करता ही है खुद के लिए। एक बार एक प्रयास करें कि हम नेचर के लिए कुछ करें, प्रकृति माँ के लिए हम एक बेहतर करके देखें, पौधे लगाएं, वो पौधा ग्रोथ करे, वो बड़ा हो, वो हरा भरा दिखे। तो देखो कि मैं मानती हूँ कि एक हरा पौधा जो होता है वो सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। इट्स अ सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। तो मैं इसको गिफ्ट देना भी पसंद करती हूँ। मैं कोई भी प्लास्टिक का आइटम या कुछ भी ऐसी एसेसरीज ले जाना मैं प्रीफर नहीं करती जितना मैं प्लांट ले जाना प्रीफर करती हूँ। किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी समारोह में, अपने मित्रगणों के यहाँ, इवन अननोन को भी मैं पौधे बांटती हूँ। बिल्कुल बलेश, बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं, क्योंकि ये गिफ्ट के रूप में किसी को पौधा देना ये बहुत ही अच्छा काम है। तो इसके अलावा अगर हम जानना चाहें तो क्या कुछ आपकी गतिविधियाँ रहती है, क्योंकि पर्यावरण को लेकर काफी कुछ मेहनत करनी पड़ती है, एक धरातल पर जुड़कर हमें काम करना पड़ता है। तो पर्यावरण के साथ साथ और क्योंकि जीव जंतु को लेकर भी, क्योंकि वो पर्यावरण के ही आवरण है, तो उनको लेकर भी क्या कुछ आपने कार्य किए हैं? मैम, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जीव जंतुओं के लिए दया है दिल में। मैंने अपने घर पे घोंसले बना रखे हैं काफ़ी सारे, वो भी मैंने लगा रखे हैं, और मेरे बच्चे बहुत अच्छे से मतलब उनकी केयर करते हैं। वहाँ पर चुगा साइड में डाल देते हैं जिससे पक्षी खाएं और घोंसलों में अच्छे से रहें। और बच्चों को भी हमने बता रखा है, बेटा यहाँ पर शोर शराबा नहीं करना है वरना ये लोग भाग जाएंगे। और दूसरा मैं कहूँगी कि मैंने ऑनेस्टली यदि मैं बताना चाहूँ तो मैंने काफ़ी परिंदा अभियान चला रखा है कोरोना काल से ही। जब मैंने प्लांट्स को टारगेट किया है तब से ही मैंने पक्षियों के लिए भी मैंने पानी से भरे हुए परिंदे, यदि मैं आपको बताऊं, धरातल लेवल पर मैंने ये काम को शुरू किया है। ऐसा नहीं कि मैंने अखबार में एक फ़ोटो के लिए या ये काम, नहीं मैम, मैंने किया है। मैंने संपर्क करके दुकान से कॉन्टेक्ट करके और उससे मैंने कहा मुझे 200 परिंदे चाहिए, तो 200 ही लेकर मैं डेली के 20 परिंदे अपनी स्कूटी पे आगे रख के और ऐसे घरों के आगे जाती थी और मैं बैल बजा के, एक हेजिटेशन होती है ना कि किसी के घर हम जा रहे हैं तो यदि कोई हमें टोक नहीं दे, भाई आप क्यों आए, तो मैं उनसे कहती थी कि भाभी जी, मैम, आंटी, आप ये परिंदे लगाएंगे कि ये किस चीज़ के लिए है? तो मैंने कहा ये पक्षियों के लिए हैं। तो मैंने कहा आप ऐसा मत समझना कि मैं कोई टोटका कर रही हूँ। तो मैं पानी से भर के, मैंने कभी किसी को कोई भी परिंदा मैंने खाली नहीं दिया है। मैंने उनको पानी से भर के, इसको भी मैंने एक सुख समृद्धि का प्रतीक माना है, और पानी से भर के मैंने परिंदा उनको गिफ्ट किया है। और फिर उन्होंने उसके लिए एक प्रेरणा अपने अंदर ली है और एक संकल्प भी लिया है कि आप इतना कर रहे हो तो हम इसमें डेली पानी भरेंगे और हमारे बच्चों को भी भरवाएंगे। बिल्कुल, बहुत सराहनीय कदम है आपका, क्योंकि आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि पर्यावरण जो है एक सुख समृद्धि का प्रतीक है, पेड़ पौधे हमारे सुख समृद्धि का प्रतीक हैं। तो ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है बलेश कि राजस्थान, क्योंकि आप भी एक राजस्थान से ही बिलोंग करती हैं, राजस्थान जैसे रेगिस्तानी इलाके में जहाँ पर ज़्यादातर भूमि जो है वो बंजर होती है, ऐसे में पेड़ पौधे लगाना, और सबसे बड़ी बात है लगाने के बाद पेड़ पौधों का संरक्षण, उसकी देखभाल करना, क्योंकि एक परिवार के जैसे उसकी देखभाल करनी पड़ती है। एक छोटे बच्चे के जैसे हम पौधा लगाते हैं तो छोटे बच्चे के जैसे उसको पाल पोस कर बड़ा करना पड़ता है। तो उसमें क्योंकि राजस्थान में क्या कुछ चुनौतियां आपके साथ रही है? कुछ प्रॉब्लम्स तो आई होंगे, क्योंकि बंजर भूमि में अगर आप उसको डेवलप कर रहे हो, उसके लिए इतना बड़ा काम कर रहे हो, तो क्या कुछ रहा आपके साथ? जी मैम, ज़्यादा चुनौतियां तो मेरे सामने नहीं आई, क्योंकि इंटरेस्टेड मेरा टॉपिक है और इसको मैं, चाहे मुझे खाना मत दो एक टाइम का, दोनों टाइम का भी नहीं दो तो चलेगा। मैं यदि जिस दिन प्लांट लगा लेती हूँ उस दिन मुझे जितना जो सेटिस्फेक्शन जो मुझे फील होता है उसके बारे में मैं बता नहीं सकती मैं कितना खुश होती हूँ। एक चुनौती यदि आई है तो एक पानी को लेकर एक समस्या आती है कई बार कई जगहों पे। मैं कई बार मेरे फ्रेंड्स को
मेरे परिचित को मैं इनको बोलती हूँ कि जैसे प्लांट्स आप लगाओ, तो वो बोलते हैं कि पानी की समस्या रहती है मैम कई जगह। तो मैंने बोला है आप वहाँ पर टैंकर की व्यवस्थाएं भी रहती हैं, तो टैंकर की फैसिलिटी आप ले सकते हैं। और मैं भी वहाँ पर भिजवाती हूँ, कई जगह मैंने संपर्क किया है कि मैं आपके यहाँ पौधे लगाऊंगी किसी भी संस्था में। तो वहाँ पर जब ये इश्यू आता है कि पानी की समस्या है, तो मैंने उसको भी मैंने पूरा करने के लिए कोशिश करी है कि टैंकर में भिजवाऊंगी जब ज़्यादा गर्मी आएंगी उस टाइम पे। अभी तो जुलाई से लेकर सितंबर तक तो बारिश का मौसम है, तो अभी इतनी हमें आवश्यकता नहीं है कि ये पानी की समस्या यदि हमारे सामने आती है तो उसके बाद में मैंने टैंकरों के लिए भी प्लान किया है। बिल्कुल, पानी की भी कमी पूरी कर रही हैं। ये पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि पेड़ पौधे लगाना तो आसान है लेकिन उसके लिए पानी की एक बहुत बड़ी नीड होती है, तो उसका भी आप बेहतरीन कार्य कर रही हैं। बलेश, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि पौधे जो होते हैं उनका जो शुरुआती, जो अब देखे जाएं छोटे पौधे से हम शुरुआत करते हैं, उसकी देखभाल किस तरीके से हमें करनी चाहिए, किस सही मौसम का हमें देखना चाहिए, क्या कुछ पौधों का चयन, क्योंकि सबसे बड़ा खास सवाल होता है पौधों का चयन किस तरीके से करें, हम किस तरीके से पौधों का चयन करनी चाहिए, और संरक्षित करने के लिए क्या कुछ खाद का उपयोग, क्योंकि आपने बहुत अच्छे ज़मीनी तौर पे कार्य किया है तो आपको पता होगा, तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को ये सब बताएं। बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी। पौधे लगाना, जैसे मैं कहूँ कि जो पर्यावरण प्रेमी हैं, जो लोग निरंतर डे बाय डे प्रतिदिन जो पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, वो 12 महीने पौधे लगाते हैं। जैसे मैं पूरे 12 महीने पौधे लगाती हूँ, पूरे सीजन में कहीं से भी कॉल आ जाता है तो मैं प्लांट्स लेकर वहाँ पहुँचती हूँ। मेरे लिए ये सीजन मतलब ये चीज़ मेरे लिए सामने कोई समस्या है नहीं है। बिना पानी के और एक नेचुरल वाटर के थ्रू तो हम जुलाई से सितंबर तक प्लांट्स लगा सकते हैं। उसके बाद में समस्या रहती है कि हम प्लांट्स को सरवाइव कैसे कर पाए, कि इतनी गर्मी है और कई बार क्या है ज़मीन भी कोई अकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, उसके सूटेबल नहीं होती है ज़मीन, जैसे उपयुक्त नहीं है, तो वहाँ पर समस्याएं आती हैं। तो खाद हम डाल के टाइम पे बच्चों को भी स्कूल में जाके ये बताते हैं। और जिन लोगों को ये जानकारी नहीं है उनके लिए मैं बता दूं कि पुराने से पुराना जो खाद होता है, गोबर का खाद ले तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सालों पुराना जो खाद होता है बिल्कुल ज़मीन के नीचे से निकालें उसको, जैसे काफ़ी बड़ा ढेर लगा हुआ है तो उसको नीचे से निकालें, और वो खाद काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। केचुए का खाद काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। जैसे हम केचुए वाला खाद बना सकते हैं, गुड़ का भी खाद हम बनाते हैं मिक्स करके उसको, तो इन चीज़ों का भी काफ़ी बनता है। फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं, सब्जी के जो छिलके होते हैं, इनको गुड़ में मिला के इनके ऊपर पानी डाल के, मतलब इन चीज़ों का मिक्सचर बना के, तो इनका भी खाद बनता है। और कीटनाशक जो दवाइयाँ आती हैं, जैसे कि दीमक है उस चीज़ों के लिए, तो इनके लिए भी कुछ दवाइयाँ ऐसी आती हैं कि उनको हम टाइम पर डालते रहें, लेकिन उनको बच्चों से दूर रखें। बिल्कुल बेहतरीन जानकारी आपने शेयर की है। हमारे जो भी पर्यावरण प्रेमी हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हमें लगाना चाहिए पेड़, उनके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। और साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी बलेश, क्योंकि आप एक स्कूली शिक्षक हैं, एक राज्य के शिक्षक हैं, आप भरतपुर में आप जाते हैं, तो परिवार में किस तरीके से आपको इस चीज़ के लिए प्रतिक्रिया मिलती है, क्योंकि दौसा से भरतपुर 140 किलोमीटर आप अप डाउन करती हैं, उसके बावजूद एक महिला हैं और बच्चों की माँ भी हैं, तो ऐसे में पर्यावरण को किस तरीके से समय दे पाती हैं और कैसे बैलेंस करके चलती हैं? जी मैम, ये मैं कहूँगी कि ये कर्तव्य हम सभी का है, और कोई ऐसा टास्क नहीं है टिपिकल कि इसको हम कर नहीं पाएँ, ये हम सब कर सकते हैं। क्योंकि हम अपने घरों पे मिनी गार्डन बनाते हैं और गार्डन में हम छोटे छोटे प्लांट्स लगाते हैं, पॉट्स लगाते हैं, तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ तो है ही और हमको सुकून देने वाला तो है ही। टाइम मैनेजमेंट मैं अपना करती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे को जो परमिशन मिली है मेरी मदर इन लॉ से, वो बहुत पूजनीय है मेरे लिए, और मैं चाहती हूँ कि सातों जन्मों में मुझे वही मिले। उनका जो आशीर्वाद है मेरे ऊपर, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी रहा है, वो मुझे नई नई जानकारियाँ भी देते हैं। और किंतु परंतु रोक टोक ये क्या होता है, शायद मैं इस दूरदर्शन चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, मैंने नहीं देखा है ना मैं जानती हूँ। और दूसरी बात एक मैं बताना चाहूँ मैम, हम अपने लिए तो सभी करते हैं, अपनी अर्निंग के लिए यदि कोई महिला बाड़मेर और जैसलमेर में जाकर वहाँ नौकरी कर सकती है और 2 महीने में वहाँ से आके अपने परिवार को 5 दिन के लिए यदि वो देखती है, मतलब आके, तो मैं क्यों नहीं कर सकती पर्यावरण के लिए काम। मेरा तो टारगेट ज़्यादा नहीं है, 70 किलोमीटर मेरे को जाना और 70 किलोमीटर मेरे को वापस आना। इस बीच भी मैं पौधे लगाती हूँ, इसके बाद भी मैं पौधे लगाती हूँ, मीन्स आफ्टर स्कूल टाइम में प्लांट्स लगाती हूँ, शाम तक लगाती हूँ मैं प्लांट्स। शाम को बिल्कुल 7 बजे तक मैं वृक्षारोपण करती हूँ, और आगे से आगे मेरा टाइम शेड्यूल फिक्स होता है इस चीज़ के लिए। तो मुझे लगता है कि शायद जब एक महिला इतनी दूर बॉर्डर पर जाकर नौकरी कर सकती है, तो उसके लिए शायद ये कोई
चुनौती नहीं होगी। बिल्कुल, परिवार का साथ सबसे ज़रूरी है। अगर आप कोई बेहतरीन कार्य कर रहे हैं तो आप परिवार का अगर आपको साथ मिल जाए तो उसमें बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन एक स्कूली शिक्षक हैं आप, तो स्कूल में किस तरीके से माहौल रहता है आपको लेकर, और स्कूली शिक्षक होने के नाते किस तरीके से आपकी अपेक्षाएं रहती है कि स्कूल में ये सब बदलाव होना चाहिए, या पर्यावरण के प्रति कुछ ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि बच्चे, छोटे बच्चे ज़्यादा जागरूक हो सकें? जी मैम, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी। स्कूल में हम सभी शिक्षक हैं और पूरे शिक्षक भाइयों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे बच्चे हमारे घर पे रह जाते हैं और हम हमारे बच्चों को आके देखते हैं 8 या 10 घंटे बाद में। 6 घंटे का हमारे स्कूल में जाने के बाद में वो बच्चे हमारे बच्चे हैं जिनको पढ़ाने से हमारी रोजी रोटी चलती है, तो जिनसे हमारा परिवार चलता है। मैं मानती हूँ कि वो किस्मत से मिले हैं हमें, तो उन बच्चों को हम अपना बच्चा मान के और बिल्कुल प्यार से हम उनको रखें। बच्चे स्कूल नहीं आते हैं तब भी मैं कई बार उनसे कारण पूछती हूँ क्यों नहीं आए हैं। कई बार बच्चों के पास रीजन होता है कि नोटबुक नहीं थी, होमवर्क इसलिए नहीं किया, शार्पनर नहीं था, पेंसिल नहीं थी, पेन नहीं था। तो इन चीज़ों के लिए मैं दूरदर्शन चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें यदि बच्चों का नामांकन बढ़ाना है, उनको प्रतिदिन विद्यालय बुलाना है, तो ये खर्चे तो हम अफोर्ड कर सकते हैं। हम हमारे लिए भी करते हैं, हमारे बच्चों के लिए भी हम डिफरेंट चीज़ें करते हैं। आज बच्चा हमसे ये डिमांड कर रहा है मम्मा ये ला के दो, तो हम वही ला के देते हैं। लेकिन वो बच्चे जिनके माता पिता मजदूरी करते हैं तो उनकी अर्निंग देखो कितनी सी है, और उसमें बच्चों को जब सरकार ने सारी चीज़ें दे रखी हैं, इतनी सुविधाएं करवा रखी हैं, मिड डे मील चला रखा है विद्यालयों में, गुणवत्ता मतलब खाना एकदम पोषण से युक्त मिलता है। दूसरी बात ये है कि बुक्स मिलती हैं वहाँ पर, तो बचा क्या है फिर, बैग बचे हैं और नोटबुक्स बचे हैं और ये शार्पनर, इरेजर, पेंसिल या पेन बचे हैं। ये मैं मेरे बच्चों को कभी ख़त्म नहीं होने देती हूँ। मेरी अलमारी में स्कूल में, मेरी जो अलमारी मैंने बना रखी है उसमें मैंने ये सारी चीज़ें स्टोर कर रखी है जाके। पहले मेरे महीने की सैलरी आती है, मैं पहले स्कूल में बच्चों के लिए ये चीज़ें खरीदती हूँ, और कोई भी बच्चा होमवर्क नहीं करके आया है या घर से पैसे नहीं मिले, उसको नोटबुक नहीं है, तो मैं फटाक से उसको निकाल के देती हूँ। और मैं आपको बता दूँ, मैंने अपने विद्यालय में जब मेरा मेरा शिक्षक दिवस था, मैंने उस टाइम सोचा था कि बच्चे ही क्यों हमें गिफ्ट दें। बच्चों के पेरेंट्स इतना कहाँ कमाते हैं कि बच्चे हमें गिफ्ट दें और उनसे ज़बरदस्ती पैसे छीन के लाएं, मांग के लाएं, रो के लाएं। उनकी मेहनत इतनी है तो वो हमें गिफ्ट क्यों दें, हमारा फ़र्ज़ बनता है हम बच्चों को गिफ्ट दें। तो मैंने फर्स्ट जो मेरा शिक्षक दिवस था उस पर मैंने उनको यूनिफॉर्म दी थी। उस टाइम यूनिफॉर्म, अब तो सरकार यूनिफॉर्म देती है बच्चों को, काफ़ी है मतलब इन चीज़ों की सुविधाएं। मैंने बच्चों को यूनिफॉर्म दी थी। उसके बाद में मैंने बलेश, जैसे बदलाव की अगर मैं बात करूं, क्योंकि स्कूली स्तर पर मैंने जैसे अभी पूछा आपसे, एक्टिविटीज काफी कराई जाती हैं बच्चों, छोटे बच्चों को, तो उन एक्टिविटीज में क्या कुछ जोड़ना चाहिए? क्या पर्यावरण को लेकर भी आप चाहती हैं कि स्कूलों में एक्टिविटीज जुड़े ताकि हमारे जो स्कूली शिक्षक हैं वो भी इस चीज को समझ पाए? जी मैम, मैं बताना चाहूंगी, नो बैग डे होता है सैटरडे में, तो सैटरडे में पढ़ाई नहीं होती है, सैटरडे में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती है, मीन्स पढ़ाई को रिलेटेड करके ही होती हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे खेल रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बच्चों से कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करवाई जाती है। क्रिएटिव चीज़ें, हर नो बैग डे की एक अलग थीम होती है, तो पर्यावरण की भी थीम एक अलग है। और ऐसी बहुत चीज़ें हैं, जैसे बच्चे हैं पानी को व्यर्थ ना बहाएं, उसके लिए जैसे निबंध प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं, पेंटिंग्स करवाई जाती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे हम उनको लिखवा के जो चीज़ें करवाते हैं वो इतना शायद अपने ऊपर नहीं उतार पाएंगे अपने जीवन में उन चीज़ों को। तो मैं चाहती हूँ कि एक प्लांट उनको ला के दें, जी मैम, प्रैक्टिकल करवाएं और गड्ढा खोदें, चाहे उसके घर पे ही खुदवाएं, वो गड्ढा खोदें और कोशिश करें कि विद्यालय में यदि जगह है तो वहाँ पर 2 बच्चों को फ्रेंड बनवाएं। 2 बच्चे दोस्त बन जाएंगे तो एक पौधा लगाएंगे वो दोनों। तो मैं मानती हूँ, जैसे मैंने कहा कि प्रॉस्पेरिटी इसमें आती है तो एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, बच्चे दोस्त हमेशा बने रहेंगे। तो मैं कहती हूँ कि यदि ये पौधा सूख जाता है तो सोच लेना दोस्ती आपकी नहीं रही है। तो यदि आपको दोस्ती को आगे बढ़ाना है तो पौधा फले फूले, इसको बड़ा करो आप। तो ये चीजें भी काफी हद तक स्कूली स्तर पर तो आपने जिस तरीके से बताया कि ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन अगर अपन घर की बात करें, क्योंकि माता पिता, बच्चा सबसे पहले घर से सीखता है, तो माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि छोटे बच्चे ने क्या है ना, आजकल बहुत पर्यावरण के प्रति जागरूक होते जा रहे हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। तो माता पिता के लिए आप क्या कुछ संदेश देंगे? मैं बिल्कुल देना चाहूंगी। जो हम आर्टिफिशियल जो लाइफ जी रहे हैं सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके, तो इसको अपने ऊपर थोपे ना।
आर्टिफिशियल लाइफ जैसे जी, फोन और हाँ, टीवी जी, और इनमें हाँ, मॉडर्नाइजेशन एक अलग चीज होती है और आर्टिफिशियलिटी ये अलग होती है। तो हम सोच रहे हैं कि हम मॉडर्न बन रहे हैं, तो ये मॉडर्न नहीं है। हम माइंड से हम अपने थॉट को डेवलप करके हम मॉडर्न बने। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आर्टिफिशियल लाइफ को बच्चों के ऊपर ना थोपे, बहुत ज्यादा मोबाइल, जंक फूड, इन चीजों में बच्चों को ना उलझाएं, बच्चों को सेल्फ सीखने दें और डूइंग बाय लर्निंग, मतलब इस तरीके से बच्चा अपना काम करे और पेरेंट्स भी उनको गाइड करें, मिट्टी में खेलने दें। सुबह का टाइम होता है जैसे स्कूल जाने का अपना, शाम के टाइम पे बच्चा खेले आराम से 1-2 घंटे, तो वो उसका माइंड भी डेवलप होगा, उसकी बॉडी भी मतलब अच्छे से, इम्यूनिटी जो उसकी पावर है वो इम्यूनिटी पावर उसकी काफ़ी हद तक मतलब अच्छी रह पाएगी। बलेश, दौसा जिले से आप संबंध रखती हैं, राजस्थान के दौसा जिले से, तो वहाँ पर दौसा में, क्योंकि अभी हाल ही में जो मुख्यमंत्री ने अभियान योजना चलाई है, पौधारोपण अभियान योजना, तो दौसा में तकरीबन 8 लाख जो पौधे लगाने का जो है लक्ष्य रखा गया है स्कूली बच्चों की तरफ से। तो ऐसे में दौसा में आपने जो इतने पौधे लगाए हैं उसको लेके क्या कुछ बदलाव आपको देखने मिला, और दौसा में आपके प्रति क्या कुछ प्रतिक्रिया रही है, वहाँ के लोगों के मन में क्या कुछ आपके लिए प्रतिक्रिया रही है? बिल्कुल मैम, वहाँ के लोग तो मेरे को बहुत प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, क्योंकि मैं कभी किसी के घर बिना पेड़ लेके खाली हाथ गई नहीं हूँ। और घर पे भी आते हैं गेस्ट, तो मैं वहाँ से भी उनको खाली हाथ जाने नहीं देती हूँ, एक पौधा तो देती हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी निभा देती हूँ, वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सरकार ने जो इस बार जो योजना चलाई है बहुत अच्छी है। विद्यालय में एक विद्यार्थी लगाएगा 5 पौधे और एक शिक्षक भी लगाएगा 5 पौधे। तो इस तरीके से करके यदि राजस्थान में सभी लोग इस तरीके से काम करें तो काफ़ी हद तक ग्लोबल वार्मिंग जो है, कार्बन की मात्रा है, इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। और एक जो पौधा होता है वो 5% तक, 5 डिग्री तक एक जो टेम्परेचर है उसको सेट करके रखता है, मतलब टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ने देता, उसको कम करता है। तो यदि तो सोचो कितने सारे पौधे लगेंगे तो कितना वातावरण हमारा मतलब नेचुरल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगी प्रकृति। तो यही चाहती हूँ। दौसा में मैंने काफ़ी काम किया है, दौसा में किया है, भरतपुर में मैंने किया है, अलवर में मैंने प्लांट्स लगाए हैं, जयपुर में भी मैंने लगाए हैं। मेरे बर्थडे पे मैं गई थी, दूदू सुरेंद्र रवाना सर है, उनके फार्म हाउस पे मैं पौधे लगा के आई थी। और अभी जो दौसा में जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनको जैसे मुझे समय अभी मिल नहीं पाता है इतना, स्कूल से आने के बाद मैं 3:30 अपने घर पहुंच पाती हूँ, तो मैं वो लोग मेरे से फ़ोन पे संपर्क कर लेते हैं। फ़ोन पे संपर्क करने के बाद में मैं उनको पौधे फ़ोन से दिलवा देती हूँ। किसी को 250 पौधे चाहिए, किसी को 500 पौधे चाहिए, तो मैं उनसे ये कसम ले लेती हूँ कि आप मुझे कसम खा के ये बताइए कि आप मेरे पौधों को सर्वाइव करेंगे, क्योंकि यदि ये पौधे जीवित नहीं रह पाएंगे तो मेरे को पाप लगेगा, तो मुझे बद्दुआएं नहीं लेनी। तो इस तरीके से मैं उनको जी बिल्कुल बलेश, जिस तरीके से आप काम कर रही है काफ़ी अच्छा सराहनीय का काम है। तो अगर मैं आपसे बात करूं राज्य स्तर की, आपने जैसे बात करी, तो अगर हम देश के लेवल पर बात करते हैं तो क्या कुछ आपका लक्ष्य रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे से ही शुरुआत होती है, और अगर आप जिस तरीके से काम कर रही हैं तो डेफिनेटली देश में हरियाली का माहौल ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि आपके साथ और भी पर्यावरणविद जो होंगे वो जुड़ना पसंद करेंगे, और वो अपने लेवल पर भी बहुत कुछ काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं, इतना जुड़ी हुई हैं। तो लक्ष्य आपका क्या रहेगा देश के स्तर पर अगर अपन बात करें तो? जी मैम, मैंने पौधारोपण की शुरुआत करी मेरे विद्यालय से। उसमें मैंने 2 अशोक के पौधे फर्स्ट बार लगाए थे 2020 में। उसके बाद स्कूल से ब्लॉक पे, मींस पंचायत टू ब्लॉक, ब्लॉक टू डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहती हूँ कि अभी ये डिस्ट्रिक्ट पर ही पहुँचा है। मैं आगे जो मेरा एम है, मेरा जो उद्देश्य है, जब तक मुझे जीवित रहना है, ब्लॉक टू डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट टू स्टेट एंड स्टेट टू सेंट्रल लेवल पे मुझे ये कार्यक्रम लेके जाना है वृक्षारोपण का। और इसको हम सभी कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव है हमारे लिए, क्योंकि 2000 रुपये की हम यदि एक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि एक ड्रेस खरीदते हैं हमारे लिए, क्योंकि महिलाओं का तो शौक होता है, आज हमें ये पसंद आ रहा है तो हम ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। तो मेरा वो जो शौक था उसको मैंने प्लांट्स में लिया है। मैं यही शॉपिंग मेरी रहती है, जुलाई से लेकर सितंबर तक मैं प्लांट्स लगाती हूँ बहुत ज़्यादा, और उसके बाद मेरा ये थोड़ा कम हो जाता है लोगों की रुचि के अकॉर्डिंग। आपने लक्ष्य की बात करी है, जैसे आप संदेश अगर हम देना चाहें महिलाओं को, हमारे जो युवा हैं, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? मैं उन सभी को यही संदेश देना चाहूंगी कि एक एयर कंडीशन लगाते हैं तो एक एसी 50 या 60 हज़ार रुपये का आता है, और उसका बिल भरो तो वो भी काफ़ी हो जाता है। तो जो इसको अफोर्ड कर पाते हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो मतलब नॉर्मल जो लोग हैं वो नहीं कर पाते हैं, मजदूर वर्ग है वो भी नहीं कर पाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी जो लोग पौधे ना खरीद पाते हैं उन लोगों को तो हम पौधे उपलब्ध करवाएं,
कम से कम वो उनकी देखभाल करेंगे और हम भी पर्यावरण के साथ जुड़े, क्योंकि हम हमारे जो डेली के जो खर्चे होते हैं उनको हम यदि थोड़ा सीमित कर लें, थोड़ा सीमित करके, और लास्ट ये 3 महीने का ये मानसून जो रहता है इसमें हम यदि अच्छे से एक व्यक्ति यदि 11 पौधे लगाए, अपने बर्थडे पे लगाए, अपने बच्चों के बर्थडे पे लगाए, किसी के रिटायरमेंट में जाए वहाँ पे लगाए, मंदिर में लगाए, संस्था में लगाए, मस्जिद में लगाए, जहाँ पर भी उनको जगह दिखती है, बाउंड्री दिखती है, वहाँ वो पौधे लगाए। और ये काम एक बार करके देखें सभी, तो बहुत एक सुकून जो हमें मिलेगा। और मैं चाहती हूँ कि ये जो सोशल मीडिया है इसका जितना हम दुरुपयोग कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें, हमारा जो टाइम है इसको हम दूसरों की मतलब सोशल मीडिया पर लगा लो, या फिर कुछ भी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो हमें मतलब मॉरल मैसेज नहीं दे पा रही हैं, तो काम ऐसा करें कि मैसेज गिविंग काम हो। जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, क्योंकि आप जिस तरीके से काम कर रही हैं बहुत ही बेहतरीन काम है और देश में ज़रूर बदलाव नजर आएगा। और इसी के साथ हमारे साथ आप दूरदर्शन में जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और मैं सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगी कि ज़रूर एक पेड़ ज़रूर लगाएं और हमारी धरती को हरा भरा बनाएं, रहने योग्य बनाएं, क्योंकि ये धरती ही हमारे जीवन का आधार है। और साथ ही ये धरती हमारे जीवन का आधार है। हरियाली अगर हमारी होगी तो हम सब खुशनुमा रहेंगे, बीमारी कम होगी। और ऐसे में इसी कामना के साथ मैं आपसे चाहूँगी कि एक पेड़ ज़रूर लगाएं। और इसी कामना के साथ मैं चाहूँगी कि मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ और आप देखते रहिए दूरदर्शन राजस्थान के इस बेहद ही खास कार्यक्रम में। और इसी के साथ आप देखते रहिए DD राजस्थान। नमस्कार।